आधुनिक शिक्षा के साथ अब आपका शिवालिक स्कूल। प्लीज चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। उसी चेन में आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम आपको कुछ और सेंटेंसेस देंगे जो आपको बोलने पड़ते हैं और आप फंस जाते हैं, अरे इसको कैसे कहेंगे। तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस ऐसे दूंगा जो हिंदी के हैं, आपके काम के हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश में बोलने लगते हैं तो आपको परेशानी पेश आती है। तो उसी श्रृंखला में हमारा पहला सेंटेंस है, अगर आपको यह कहना पड़े मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप कैसे कहेंगे। मैं मजबूर हूं, इसको कैसे कहेंगे। अब आप सोचेंगे मजबूर की इंग्लिश क्या होगी। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये बहुत आसान है, ये वो वर्ड है जो आप अक्सर बोलते हैं, तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन बात यही सही है। मैं मजबूर हो को इंग्लिश में कहते हैं आई एम हेल्पलेस, यानी मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका एक मतलब यह भी होता है, आई एम हेल्पलेस का मतलब तुम मेरे दोस्त हो, आपने मुझसे मदद मांगी लेकिन मैंने कहा सॉरी आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकता, यानी मैं मजबूर हूं। अगर आप मजबूर हैं तो आप बोलेंगे आई एम हेल्पलेस, आप स्टेट बता रहे हैं। लेकिन अगर आपको मजबूर किया गया, जैसे कि आपने अगर कहना हो कि मुझे मजबूर किया गया, तो आप कैसे कहेंगे। तो आप बोलेंगे आई वॉज फोर्स्ड। आप ये भी कह सकते हैं आई वॉज कंपेल्ड। तो उसकी पहली फॉर्म है कंपेल, लेकिन जब हम उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो हम एल को डबल कर लेंगे, तो स्पेलिंग हो जाएगी COMPELLED, कंपेल्ड। सो आई वॉज फोर्स्ड, आई वॉज कंपेल्ड। तो कंपेल्ड यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वॉज के बाद आया। लेकिन अगर मुझे यह कहना हो कि मैंने ये काम मजबूरी में किया, यानी मैंने ये मजबूरी में किया, मैं करना नहीं चाहता था, तो आप बोलेंगे आई डिड इट अंडर कंपल्शन, ही डिड इट अंडर कंपल्शन। तो कंपल्शन एक नाउन का काम करेगा, कंपेल्ड एक एडजेक्टिव का काम करेगा। देखो, हमने हेल्प जब पढ़ा तो हम हेल्प को पढ़ते थे हमेशा किसके लिए, सहायता के लिए। ही हेल्प्ड मी, आई विल हेल्प यू। लेकिन यहां आपने हेल्प का एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट यूसेज देखा। दोस्तों, इंग्लिश की यही कमाल की बात है, वो सब वर्ड्स जो आपकी वोकैब में हैं, आप उसके अलावा तो लाइए ही, लेकिन उनका अलग इस्तेमाल भी सीखिए। यदि आपने किसी को यह कहना हो, अरे आइए आप खुद लीजिए ना खाना खाने के लिए, पार्टी में आप बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हेल्प योरसेल्फ। क्या बोलेंगे, यस, हेल्प योरसेल्फ। हेल्प योरसेल्फ का मतलब क्या होता है, अरे आप आइए ना स्वयं से लीजिए, यानी खाना लीजिए। द डिनर इज रेडी, हेल्प योरसेल्फ। तो आपने ये नहीं कहना है कि लीजिए, टेक द प्लेट्स, टेक दिस, टेक योर मील, टेक योर फूड, बस इतनी सी बात कहनी है, हेल्प योरसेल्फ, और आपका काम हो जाएगा। और आप जब आप ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे हेल्प को, जैसे हेल्प योरसेल्फ, जैसे आई एम हेल्पलेस, जैसे आई डिड इट अंडर कंपल्शन, तो ये थोड़ा डिफरेंट बन जाता है ना मजेदार बात। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ कि जब आपने कहना है किसी को, और जब आपसे कोई काम जबरदस्ती कोई करवाए और या आपसे कुछ करने को कहे, जैसे अगर आपने कहना है किसी से कि अरे भाई उसे बिठाओ, तो आप कैसे कहेंगे। आप ये नहीं कहेंगे सिट हिम, ये गलत है, क्योंकि आप किसी को किसी के ऊपर काम करा रहे हैं। ही वॉज सिटिंग देयर इज ऑल राइट, क्योंकि सिट एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो जब हम किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब की तरह पेश करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं, तो हम उससे पहले एक वर्ड लगाते हैं मेक। तो सिट ऑन द चेयर, कुर्सी पर बैठो। लेकिन अगर मुझे कहना हो उसे बिठाओ, बैठो नहीं, उसे बिठाओ, तो मैं क्या बोलूंगा, मेक हिम सिट। उसे कुर्सी पर बिठाओ, मेक हिम सिट ऑन अ चेयर। उसे बाहर बिठाओ, मेक हिम सिट आउटसाइड। उसे खड़ा करो, मेक हिम स्टैंड। उसने मुझे इंतजार कराया, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ही मेड मी वेट। उसने मुझे घंटों इंतजार कराया, ही मेड मी वेट फॉर आवर्स। ये इतना कमाल का है कि जब आप इसको करते हैं तो आपको लगता है कि वाओ, ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लेकिन गलती मत करिएगा,
इसमें एक खास बात ध्यान ये रखनी है कि जब आप मेक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आगे आप इन्फिनेटिव नहीं लगा रहे। 3 वर्ड्स खास तौर से उनका ध्यान रखिएगा कि जब हम इंग्लिश में मेक का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में जब हम लेट का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में जब हम कभी कभी हेल्प का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं। इन्फिनेटिव अगर आपको याद हो, हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसको हम बोलते हैं वर्ब नाउन। क्या बोलते हैं? वर्ब नाउन, क्योंकि होता वर्ब है लेकिन इस्तेमाल होता है नाउन की तरह। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते, तो हम क्या लगाते हैं? खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने आपको कौन कौन से बताए? मेक, लेट, हेल्प। तो जैसे मुझे अगर कहना हो आई मेड हिम वेट, मैंने उसे इंतजार कराया, उसने मुझे इंतजार करने दिया, ही लेट मी वेट, उसने मुझे जाने दिया, ही लेट मी गो। लेकिन अगर मुझे कहना है करवाना, तो मैं करवाने के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? ही मेड मी वेट। मां ने बच्चे को सुलाया। अब आप किसी से कोई काम करवा रहे हैं, तो जब आप कहेंगे मां ने बच्चे को सुलाया, तो मदर मेड द चाइल्ड स्लीप। आप कभी ऐसे नहीं कहेंगे मदर स्लेप्ट द चाइल्ड, ये गलत है, क्योंकि स्लीप इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसको आप ट्रांजिटिवली प्रयोग कर रहे हैं। तो जब इंट्रांजिटिव वर्ब को आप ट्रांजिटिवली प्रयोग करते हैं तो मेक का इस्तेमाल कीजिए, और दूसरा जो है उसको बेयर इन्फिनेटिव की तरह इस्तेमाल कीजिए। जैसे कोच ने हमें मैदान के 3 चक्कर लगवाए, या कोच ने हमें दौड़ाया, आप बहुत बोलते हैं। सो आर कोच मेड अस रन, आर कोच मेड अस टू रन नहीं, आर कोच मेड अस रन, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये तो इस्तेमाल था मेक का, कि हमने आपको बताया कि मेक के साथ बेयर इन्फिनेटिव लगेगा। ऐसे ही एक और वर्ड है जिसके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है डेयर। क्या वर्ड है? डेयर। तो पहले तो हम आपको डेयर का एक सादा इस्तेमाल बताते हैं, कि जहां पर आप कहते हैं, अगर आपने किसी से कहना हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने बस ये बोलना है हाउ डेयर यू, और थोड़ा स्टाइल के साथ बोलिए हाउ डेयर यू, एंड देन व्हेन यू ब्रिंग स्टाइल एंड अ लिटिल बिट ऑफ कंटेंट, तो आप इंप्रेसिव लगने लगते हैं। तो अगर आपने कहना है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो आप कैसे बोलेंगे? हाउ डेयर यू। अगर आपने कहना है कि तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई, तो आप कैसे बोलेंगे? हाउ डेयर यू कम हियर। आप ये नहीं बोलेंगे हाउ डेयर यू टू कम हियर, क्योंकि डेयर का भी इस्तेमाल जब हम ऐसे करते हैं तो हम डेयर के बाद बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डेयर एक मॉडल है, स्पेशल मॉडल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हाउ डेयर यू कम हियर, तुम्हारी ये बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू से दैट, हाउ डेयर यू कम हियर। दोबारा ऐसे कहने की जरूरत भी मत करना, यू डेयर नॉट टू से दैट अगेन नहीं, यू डेयर नॉट से दैट अगेन। यहां दोबारा आने की हिम्मत मत करना, यू डेयर नॉट कम हियर अगेन। तो आप इसको नेगेटिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंटेरोगेटिव में, और खूब रोब झाड़िए बोलकर हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू से दैट, हाउ डेयर यू कम हियर, हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस। तो आपको मजा आया? पहला था मेक, दूसरा था डेयर। अब चलते हैं एक और बड़े कमाल के वर्ड की तरफ। आपने तो बहुत सुना होगा बिहेव, कि हम बिहेव का इस्तेमाल कैसे करते हैं, लेकिन अगर आपने कहना हो तमीज से पेश आओ, तो आप कैसे करेंगे? आप ये नहीं कहेंगे यू बिहेव, आप क्या बोलेंगे? तमीज से पेश आओ, बिहेव योरसेल्फ। दोस्तों, बिहेव एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हमें कभी कभी ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और कभी कभी नहीं भी चाहिए होता। तो जब मैंने कहना हो तमीज से पेश आओ, तो मैं कंडक्ट करने की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने आप को ठीक तरह से पेश आइए। तो मुझे यहां पर तमीज से पेश आने के लिए कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है, तमीज भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहेव योरसेल्फ के माने ही होते हैं कंडक्ट योरसेल्फ प्रॉपर्ली।
सो अगर मुझे कहना है तमीज से पेश आओ तो मैं क्या बोलूंगा? बिहेव योरसेल्फ। लेकिन अगर मुझे कहना हो कि वह तमीज से पेश नहीं आया तो मैं क्या बोलूंगा? He didn't behave properly। तो यहां मैं योरसेल्फ को हटा सकता हूं, क्योंकि बिहेव का एक इस्तेमाल बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के भी होता है, यानी बिना ऑब्जेक्ट के। प्रॉपरली एक एडवर्ब है। अगर मुझे यह कहना है कि उसका व्यवहार ठीक नहीं था, सही नहीं था, तो मैं कैसे बोलूंगा? His behavior was not up to the mark। तो अगर आपने कहना हो कि सही नहीं था तो आप क्या बोलेंगे? अप टू द मार्क। अगर मुझे कहना है कि उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए तो आप क्या बोलेंगे? हिज परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क। तो एक बहुत अच्छा फ्रेज इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं अप टू द मार्क। तो अगर मुझे कहना है उसका व्यवहार सही नहीं था तो आई विल से हिज बिहेवियर वाज नॉट अप टू द मार्क। दोस्तों, बिहेव का भी हम इस्तेमाल वर्ब की तरह करते हैं, अभी जैसे मैंने बताया। लेकिन कभी कभी हम बिहेव को मशीनों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लगेगा मशीन कैसे बिहेव करती है? वहां बिहेव का मतलब होता है फंक्शन। तो अगर मुझे कहना है हर मशीन अलग तरह से काम करती है तो आपको बड़ा हैरानी होगी जानकर कि इसको बोलेंगे ईच मशीन बिहेव्स डिफरेंटली। क्या बोलेंगे? ईच मशीन बिहेव्स डिफरेंटली, यानी हर मशीन अलग तरह से काम करती है। तो ये था हमारा इस्तेमाल बिहेव का। तो हमने आपको कौन कौन से बताया अभी तक? पहला क्या बताया? यस, मेक। हमने बीच में ही आपको बताया था लेट का भी इस्तेमाल। फिर हमने क्या बताया? डेयर। एंड देन वी केम टू बिहेव। अब हम चलते हैं अपने चौथे वर्ड और सेंटेंस की तरफ। आप अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं, ये स्कूल में काम करते हैं, तो आपको एक सेंटेंस तो खूब सुनने को मिलता है। और क्या है वो सेंटेंस? वह छुट्टी पर है। अब आप कहेंगे अरे वाह, ये तो मुझे खुद को भी चाहिए होता है। अगर आपने किसी के लिए कहना है वह छुट्टी पर है तो आप क्या बोलेंगे? सिंपल, ही इज ऑन लीव। लेकिन अगर आपने कहना है कि उसने छुट्टी ली है तो क्या बोलेंगे? ही इज टेकन लीव। और अगर आपने कहना है उसने एक दिन की छुट्टी ली है तो आप क्या बोलेंगे? ही इज टेकन लीव फॉर अ डे। आप ये भी कह सकते हैं ही इज गॉन ऑन लीव। आप ये भी कह सकते हैं ही इज गॉन ऑन अ लॉन्ग लीव। वो एक लंबी छुट्टी पर गया है, यानी उसने छुट्टी ली है। तो जब आप छुट्टी लेते हैं तो आप क्या कहते हैं? टू टेक लीव, टू गो ऑन लीव। लेकिन यदि आप छुट्टी के लिए आवेदन देते हैं, जैसे आप कहते हैं उसने छुट्टी के लिए आवेदन दिया, तो आप कैसे बोलेंगे? ही इज अप्लाइड फॉर लीव। तो याद रखिए, अप्लाई के साथ हम फॉर का इस्तेमाल अलग अलग जगह करते हैं। जैसे अगर आपने ये कहना है उसने इस पोस्ट के लिए आवेदन भेजा है, या जैसे आप कई बार कहते हैं कि मैंने इस पोस्ट के लिए फॉर्म डाला है या भरा है, तो उसमें डालने की इंग्लिश या भरने की इंग्लिश नहीं लगेगी। मैं सिंपल बोलूंगा ही इज अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, ही इज अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। बात समझ में आई? तो अप्लाई के साथ हम क्या लगाएंगे? फॉर। यदि मुझे यह कहना है कि उसको छुट्टी मिल गई है तो मैं क्या बोलूंगा? ही हैज बीन ग्रांटेड लीव। क्या बोलेंगे? ही हैज बीन ग्रांटेड लीव। तो ग्रांट लीव मैंने छुट्टी मिलना या छुट्टी देना। जैसे आप एप्लीकेशन में लिखा करते थे प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, तो ग्रांट मैंने देना। ग्रांट आप बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी हमने आपको एक सेंटेंस बढ़िया सा कौन सा बताया? छुट्टी का। डिड यू गेट द पॉइंट? यदि आप बिना मर्जी के या बिना आवेदन के ऐसे ही छुट्टी पे चले जाते हैं और खास तौर से अगर क्लास से गायब होते हैं तो उसके लिए वर्ड क्या है? यस, बंक। यू शुड नॉट बंक द क्लास, यू शुड नॉट बंक माई लेक्चर। बिना बताए छुट्टी पर चले जाना। मजे की बात आपको एक बार बताते हैं कि जब ऑफिस में ऐसे कोई छुट्टी पे गायब हो जाता है बिना बताए, उसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं वर्ड फरलो। या लेकिन अभी आपके लिए छुट्टी के लिए इतना ही काफी है कि अगर मुझे कहना हो वह छुट्टी पर है, ही इज ऑन लीव। या तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
एक और ऐसा सेंटेंस है जो आपको बहुत कहने की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आपने ये कहना है सेंटेंस में कि जरा मेरा एक काम कर दो, तो आप कैसे कहेंगे? कहेंगे अरे इसमें जरा की इंग्लिश क्या होगी? अच्छा, काम को क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। इंग्लिश में दोस्तों मजे की बात यह है कि आप थोड़ा ट्रांसलेशन से दूर हटिए। हमारी जो पद्धति रही है पढ़ाने की, पढ़ने की इंग्लिश, उसमें ट्रांसलेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ट्रांसलेशन एक लिमिट तक ठीक है, टेंसेस एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन फंक्शनल ग्रामर इंग्लिश, फंक्शनल इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, उसका तरीका एक ही है कि आप वो सेंटेंसेस देखिए जिनके सब्स्टिट्यूट हैं और आप उनका मिलान करिए, तो आपको अच्छी लगेगी इंग्लिश। तो अगर मुझे हिंदी में किसी ने ये कहा ज़रा मेरा एक काम तो कर दो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? बहुत आसान है, बस आप इसको याद रखिए और खूब बोलिए, प्लीज़ डू मी ए फेवर। तो फेवर के माने आज तक आपने क्या पढ़े थे? किसी का साथ देना, लेकिन फेवर के माने काम करना या एहसान भी होता है। तो अगर किसी ने आपसे कहा ज़रा मेरा एक काम तो कर दो, प्लीज़ डू मी ए फेवर, आप ये भी कह सकते हैं कि आपने कहना है अरे क्या आप मेरा काम कर देंगे? विल यू डू मी ए फेवर प्लीज? सो टू डू अ फेवर मैंने किसी का काम करना। दोस्तों मजे की बात है कि फेवर को हम एहसान के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया, तो मैं क्या बोलूंगा? ही डिड मी अ ह्यूज फेवर, यानी उसने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। ही डिड मी अ ह्यूज फेवर। आपने यहां आकर मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया। You've done me a huge favor by coming here. क्या बोला मैंने? You've done me a huge favor by coming here. तो अगर आपके यहां कोई पार्टी है, कोई आए और अनएक्सपेक्टेड आए, तो आप उसको कहिए थैंक यू सो मच, यू डन मी a huge favor by coming here. या अगर आपने किसी को यह कहना है अरे आपका मुझ पर एक एहसान है, अगर आप ऐसे कहते हैं तो इंग्लिश में देखिए इसको कहने का कितना बढ़िया तरीका है। आई ओ यू अ फेवर, या हम बोल चाल की इंग्लिश में इसको बोलते हैं आई ओ यू वन। अब यहां जो वन का मतलब है, इसका मतलब ये होता है फेवर। तो आपने कहा अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं आप, रहने दीजिए ना। नो 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 नो, आई ओ यू वन, यानी आपने मुझ पर कभी मेरा एक काम किया था, आज मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मैं उस एहसान का बदला चुकाऊं। तो मैं क्या बोलूंगा? आई ओ यू वन या आई ओ यू ए फेवर। ओ डब्ल्यू ई ओ के माने होते हैं किसी का ऋणी होना। तो अगर मैंने आपसे कहना है कि मैं आज जो भी हूं वो अपने माता पिता की वजह से हूं, या मेरी जितनी भी सफलता है वो मेरे माता पिता की वजह से, तो मैं क्या बोलूंगा? आई ओ all my success to my parents। अगर मुझे यह कहना है कि उसने मेरे 100 रुपए देने हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? He owes me 100 rupees। कैसे बोलूंगा? He owes me 100 rupees। तो याद रखिएगा ओ डब्ल्यू ई और own ओ डब्ल्यू एन, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। own के माने होते हैं have। He owns अ बिग हाउस, उसका एक बहुत बड़ा घर है, तो हम उसके लिए क्या वर्ड लगाएंगे? ओन। ओन के माने अपना भी होता है। दिस इज योर ओन हाउस, ये आप ही का घर है। तो जब हम ओन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ध्यान रखना है, जब हम ओ का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ध्यान रखना है। और ओ का इस्तेमाल मैंने जो अभी बताया आपको वो क्या है? आई ओ यू वन, आपका मुझ पर एक एहसान है, यानी मैं आपका कर्जदार हूं। ये बात समझ में आई? तो आप इन सेंटेंसेस को खूब इस्तेमाल कीजिए और लोगों से कहिए। लोगों के ऊपर आप उनको ये भी कर सकते हैं कि आप एक कोई माहौल बनाइए और इन सेंटेंसेस को कहना शुरू कीजिए। ओके, चलें अगले सेंटेंस की बात। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, कोई फालतू की बात कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, तो आपको गुस्सा आ रहा है कि देखो फालतू की बात मत करो, आपको कहना पड़ता है ना, तो आप कैसे बोलेंगे? आप एक सेंटेंस तो आप बहुत बोलते हैं, डोंट टॉक रबिश, बोलते हैं कि नहीं? डोंट टॉक रबिश। तो आपको हम एक और अच्छा सेंटेंस देते हैं, तो आपने बस क्या करना है, रबिश तो सब लोग बोलते हैं, आपने बोलना है डोंट टॉक रॉट, ROT रॉट।
तो जब आप बोलेंगे डोंट टॉक रॉट, तो इसका मतलब क्या होता है? फालतू की बात मत करो या फालतू मत बोलो। डोंट टॉक रॉट, डोंट टॉक रबिश। अगर आपने ये सेंटेंस किसी को कहना है मुंह से एक शब्द भी और मत निकालना, तो आप क्या बोलेंगे? धमकी देते हुए, हे नॉट ए वर्ड मोर। यानी अगर तुमने कुछ और कहा तो आपने कुछ नहीं कहना है, बस आपने क्या बोलना है? नॉट ए वर्ड मोर। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस है कि जब आपको बोलता है, आप जब बोलते हैं इनको तो मजा आता है। तो आप कभी कभी लोगों को इंप्रेस करने के लिए भी इंग्लिश बोलिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, एंजॉय करने के लिए बोलिए। दोस्तों में मजाक से बोलिए, अच्छा होगा तुम तमीज से बात करो। मजे की बात यह है कि इसके लिए बहुत अच्छा सेंटेंस है और आप इसको बेशक याद कर लीजिए और बोलिए लोगों से। गुड इफ यू कीप अ सिविल टंग इन योर हेड। क्या बोला मैंने? गुड इफ यू कीप अ सिविल टंग। तो टू कीप ए सिविल टंग का मतलब होता है तमीज से पेश आना। तो अच्छा होगा तुम तमीज से बोलो। गुड इफ यू कीप योर अ सिविल टंग इन योर हेड। आप कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं ना, हे माइंड योर टंग, तमीज से बोलो। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर वर्ड्स। तो यहां माइंड का मतलब क्या होता है? माइंड का मतलब होता है, ध्यान रखिए, सोच के बोलिए, देख कर बोलिए। कभी कभी आप माइंड का इस्तेमाल ऐसे भी करते हैं, अरे जरा देख कर, सीढ़ियां हैं, तो आपको होटल में लिखा हुआ मिलता है माइंड योर स्टेप्स। तो माइंड के बहुत है। और माइंड, आप अगर कोई बच्चा रो रहा है तो आप किसी को कहेंगे प्लीज माइंड द बेबी। क्या बोलेंगे? प्लीज माइंड द बेबी, इज क्राइंग। वो रो रहा है तो उसकी देखभाल करने के लिए भी माइंड लगाते हैं। लेकिन हमने आपको एक वर्ड अच्छा आज बताया था शुरू में, रॉट। तो मैंने आपसे क्या बोला? डोंट टॉक रोट। रोट के ओरिजिनल माने आपको मालूम है क्या होता है? रोट मैंने होता है सड़ना। तो अगर मैंने कहना है कि सब्जियां फ्रिज में सड़ रही हैं, तो क्या बोलेंगे? वेजिटेबल्स आर रॉटिंग इन द फ्रिज। क्या बोलेंगे? वेजिटेबल्स आर रॉटिंग इन द फ्रिज। तो वहां पर हम ROT, रॉट का इस्तेमाल किया हमने सड़ने के लिए। इंग्लिश में एक कहावत है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, या एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसको कैसे कहेंगे? वन रॉटन एप्पल स्पॉइल्स द होल लॉट। तो वो रॉटन का मतलब ये हुआ सड़ा हुआ। तो हमने उसको ट्रांसलेट नहीं करना है। प्रोवर्ब्स ट्रांसलेट नहीं होते, वो सिर्फ सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो आप क्या बोलेंगे? वन रॉटन एप्पल, नॉट मछली, वन रॉटन एप्पल स्पॉइल्स द होल लॉट। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपको रोज जरूरत पड़ेगी। मेरा आपसे बस मेरे एक ही राय है आपको कि इनको खूब इस्तेमाल कीजिए। अपने दोस्तों का साथ बनाइए, उनके साथ बैठिए और आप उनके ऊपर आजमाइए आपको कितने सेंटेंस आते हैं, उनको कितने आते हैं। और सबसे बड़ी बात, एंजॉय कीजिए। इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, आप इसे डरिए मत, इसको इंटरेस्टिंग और बनाइए। और इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका क्या है? खूब बोलिए, हंसिए, एक दूसरे को चिढ़ाइए मत, सीखिए और सिखाइए and enjoy it. I hope you'll enjoy this session. We are going to come out with something wonderful in our next session. Keep watching. Thank you so much.